हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का राना केमिस्ट्री क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशंस की। किसकी बात करने जा रहे हैं? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशंस की। तो मैंने लेक्चर 5 में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को प्रूफ किया था और लेक्चर 6 में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की एक हैमिल्टोनियन फॉर्म मैंने बताई थी। यानी कहने का अर्थ है कि अगर एग्जाम में शॉर्ट नोट में हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के ऊपर कोई शॉर्ट नोट लिखने को है तो उसको किस हिसाब से यानी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को कैसे कन्वर्ट करेंगे या उसको एक नया रूप देंगे। क्लियर? उसी में मैंने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम की बात की थी। बस हाइड्रोजन एटम के लिए बस इतना किया था कि जो पोटेंशियल एनर्जी ली थी V, बस B की जगह कितना रख दिया था -E²/r। कितना रखा था? -E²/r। और ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो सीधे E²/r श्रोडिंगर जो थी वो हाइड्रोजन एटम के लिए कन्वर्ट हो गई थी। ओके, अब बात करने जा रहे हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशंस की। देखिए, ये जो हम आज का जो लेक्चर है, जो लेक्चर आपका 7 है, ये लेक्चर कितना है? 7 है। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो आपका यूनिट चल रहा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री BSc पार्ट 1 का। क्लियर? तो जो लोग पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट ये है कि ना कि वो लेक्चर 6, 5 को ज़रूर देखें, तब जाके ये वाले जो लेक्चर 7 देख रहे हैं तब जाके बहुत अच्छा समझ में आएगा। ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हम बात करेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन की। देखिए, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये केवल और केवल मैंने एक आपको जनरल आइडिया यानी एक फंडामेंटल या कह सकते हैं कि इसके जो अंदर के जो कह सकते हैं कि बहुत डीपली जो कॉन्सेप्ट हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के, उसके सॉल्यूशंस के, उन पर हम बात करेंगे। तो ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन 3 डायमेंशनल आपको दिख रही है, इस इक्वेशन को जब सॉल्व किया गया, क्लियर, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर आपको दो टर्म मिले। एक टर्म मिला आपको E और एक टर्म मिला साई। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर E व साई के मान प्राप्त होते हैं। ओके, यहाँ पर जो E है, ये E ये कहलाता है E इलेक्ट्रॉन के पॉसिबल एनर्जी स्टेट्स या अलाउड एनर्जी स्टेट्स या क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट। यानी जो आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने पर जो दो टर्म मिले E और साई, तो यहाँ पर जो E है उसके इतने नाम हो सकते हैं। या तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन के पॉसिबल एनर्जी स्टेट्स या अलाउड एनर्जी स्टेट्स या क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट। ओके, कहने का अर्थ है कि ये वो एनर्जी लेवल हैं, ये वो लेवल्स हैं जहाँ पर क्या होता है, वेयर इलेक्ट्रॉन कैन स्टे, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ठहर सकता है। क्लियर? और आपने प्रीवियस क्लासों में जो आपने 11th में पढ़ा है कि जहाँ इलेक्ट्रॉन ठहर सकता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी होती है, उसकी प्रोबेबिलिटी होती है, ऐसी स्पेस, ऐसे रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे रीजन को हम लोग बोल देते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ओके, तो पहली चीज़ ये है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जब सॉल्व किया गया तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने पर दो चीज़ें मिली, E और साई। यहाँ पर जो E है, ये है इलेक्ट्रॉन के पॉसिबल एनर्जी स्टेट्स, इनको कहते हैं अलाउड एनर्जी स्टेट्स या क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट। पहले भी बताया है कि क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट का अर्थ क्या होता है कि एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है जहाँ जिन वैल्यू पर, जिन एनर्जी लेवल्स पर इलेक्ट्रॉन रह सकता है या इलेक्ट्रॉन जा सकता है, इलेक्ट्रॉन अलाउड है जाना। समझ में आ रहा ना? ये जो एनर्जी लेवल्स हैं, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो एटॉमिक ऑर्बिटल की डेफिनेशन आपने लोअर क्लासों में पढ़ रखी, 11th क्लासेस में। क्या डेफिनेशन है? स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम 95%। कहने का अर्थ ये है कि न्यूक्लियस के चारों ओर का वह रीजन जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, उस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल। समझ में आ रहा है ना? उसके बाद जो अगला टर्म है वो आपका है साई। क्या है अगला? साई। तो साई क्या है? साई है करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन या वेव एम्पलीट्यूड। यहाँ पर जो साई है, क्योंकि श्रोडिंगर को सॉल्व करने पर दो चीज़ें मिली, एक E और एक साई। तो E आपको बता दिया है कि अलाउड एनर्जी लेवल्स या क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स या इलेक्ट्रॉन के पॉसिबल एनर्जी स्टेट्स जहाँ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? रह सकता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? रह सकता है। और साई क्या है? इन एनर्जी स्टेट्स के करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन। क्लियर? ध्यान रखिएगा, ये जो साई है ये फुल्ली मैथमेटिकल फंक्शन होता है। ये साई जो है ये मैथमेटिकल फंक्शन है, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है।
लेक्चर पूरा हो जाने दीजिए, बाकायदा आपके बिल्कुल एकदम पक्का समझ में आएगा कि है क्या। मैंने लिखा है कि यह एक मैथमेटिकल फंक्शन है जिसका कोई फिजिकल मीनिंग या सिग्निफिकेंस नहीं होता है। यानी साई क्या है, एक करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन है या वेव एम्पलीट्यूड कहें। यह एक मैथमेटिकल फंक्शन है जिसका कोई फिजिकल मीनिंग या सिग्निफिकेंस नहीं होता है। फिर मैंने लिखा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि साई इट कंटेन्स ऑल डायनेमिकल इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई पूछे कि साई क्या है तो सीधे कहेंगे कि साई जो है वो इलेक्ट्रॉन की बर्थ चार्ट है, जन्म कुंडली है। यानी इलेक्ट्रॉन के बारे में जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ रह सकता है, उसका स्टेट, उसकी पोजीशन क्या है, उसका मोमेंटम क्या, यानी ओवरऑल इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन वो किसके पास मिलेगी, आपको साई के पास मिलेगी। क्लियर। तो साई क्या है, इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन रखता है। ओके, तो हमने जाना कि देखिए एक मोटे तौर पे जो दिमाग में आपको बैठालना है वो दिमाग पर ये बैठालना है कि श्रोडिंगर को सॉल्व करने पर दो चीज़ें मिली। एक आपको ई मिला जिसको हम बोलते हैं एनर्जी स्टेट्स, अलाउड एनर्जी स्टेट्स या पॉसिबल एनर्जी स्टेट्स, जहां इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रह सकता है। और इन लेवल्स को हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। दूसरी चीज साई क्या है, साई आपका है करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन। अब ये होता क्या है इसको जरा समझते हैं। देखिए दो टाइप के मॉडल या दो टाइप के जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं। एक हमारा क्लासिकल कॉन्सेप्ट है। क्लासिकल कॉन्सेप्ट में क्या कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होता है, रिवॉल्व करता है, चारों ओर चक्कर लगाता है और उसकी क्या होती है, फिक्स सेल होती हैं। ये पहली सेल, ये दूसरी सेल, ये तीसरी, ये चौथी। क्लियर। जो आपका क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है इसमें क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का कोई फिक्स पाथ नहीं है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर कहीं भी हो सकता है। क्लियर। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी की बात होती है। क्लियर। अब बात आ रही है कि जब श्रोडिंगर को सॉल्व किया गया तो श्रोडिंगर को सॉल्व करने पर क्या हुआ, श्रोडिंगर को सॉल्व करने पर हमको दो चीज़ें मिली। एक हमको मिला ई, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, अलाउड एनर्जी लेवल्स, क्वांटाइज्ड या पॉसिबल एनर्जी स्टेट्स। ओके। और इसी के करस्पॉन्डिंग दूसरा हमको क्या मिला, एक मैथमेटिकल फंक्शन मिला साई, जिसको हम लोग वेव फंक्शन या वेव एम्पलीट्यूड कहेंगे। अब आपको यहाँ से समझना ही होगा कि ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के चारों ओर बहुत सारे एनर्जी स्टेट्स होंगे। क्लियर। ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियस के चारों ओर बहुत सारे एनर्जी स्टेट्स होंगे। जैसे मान लीजिए कि पहला आपको एनर्जी स्टेट्स मिला E1, तो इसके जो करस्पॉन्डिंग इसके करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन मिलेगा वेव फंक्शन वो होगा साई1। क्लियर। अगर आपको एक दूसरा एनर्जी स्टेट्स मिला, और आपको पहले बता रहा हूँ कि पहले मैंने बता दिया कि एनर्जी स्टेट्स क्या हैं, एनर्जी स्टेट्स वह लेवल हैं जहां इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कैन स्टे, जहां इलेक्ट्रॉन रह सकता है। अगर दूसरा एनर्जी स्टेट E2 है तो इसके करस्पॉन्डिंग, इसके संगत वेव फंक्शन क्या होगा, साई2। अगर आपको तीसरा एनर्जी स्टेट्स मिला तो इसके करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन क्या होगा, साई3। ऐसे ही चौथा तो क्या हो जाएगा आपका, साई4। तो ओवरऑल कहने का अर्थ है कि न्यूक्लियस के चारों ओर बहुत सारे एनर्जी स्टेट्स होंगे और उन एनर्जी स्टेट्स के करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन होंगे। इस चीज़ को दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर आपका पहला एनर्जी स्टेट्स है तो पहला वेव फंक्शन साई1, यानी इसी के करस्पॉन्डिंग दूसरा एनर्जी स्टेट्स, दूसरा वेव फंक्शन, तीसरा एनर्जी स्टेट्स, तीसरा वेव फंक्शन, चौथा एनर्जी स्टेट्स, चौथा वेव फंक्शन। यानी कहने का अर्थ है कि एनर्जी स्टेट्स जो आपके अलाउड एनर्जी स्टेट्स हैं ये न्यूक्लियस के चारों ओर बहुत सारे होंगे और हर अलाउड एनर्जी स्टेट्स के करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन होता है। ये दिमाग में बैठा लीजिए। क्लियर। कि न्यूक्लियस के चारों ओर बहुत सारे एनर्जी स्टेट्स होंगे और उन्हीं के करस्पॉन्डिंग बहुत सारे वेव फंक्शन होंगे। वेव फंक्शन क्या है, वेव फंक्शन वह मैथमेटिकल फंक्शन होता है जो इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन रखता है। यानी कहने का अर्थ है कि अगर आपने साई1 के बारे में जान लिया, क्लियर, तो साई1 क्या है, साई1 बताएगा पहले एनर्जी स्टेट्स के बारे में, साई2 बताएगा दूसरे एनर्जी स्टेट के बारे में, साई3 बताएगा तीसरे एनर्जी स्टेट्स के बारे में, साई4 बताएगा चौथे एनर्जी स्टेट्स के बारे में।
क्लियर, समझ में आ रहा ना। तो ये हमारे क्या हैं, ये हमारे वेव फंक्शन हैं और ये हमारे एनर्जी स्टेट्स हैं। क्लियर, तो ध्यान रखिएगा कि जो न्यूक्लियस के चारों ओर बहुत सारे एनर्जी स्टेट्स होंगे और उन्हीं के करस्पॉन्डिंग हमारे बहुत सारे वेव फंक्शंस होंगे। ओके, अब देखिए इसके आगे की बात। मैंने यहां पे लिखा है कि वेव फंक्शन विच इज डिपेंडेंट ऑन द स्पेस कोऑर्डिनेट्स एंड टाइम। जो वेव फंक्शन होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, विच इज डिपेंडेंट ऑन द स्पेस कोऑर्डिनेट एंड टाइम। ध्यान रखिएगा, दोबारा इस चीज़ को मैं बोल रहा हूँ कि जो आपका वेव फंक्शन है वो क्या कर रहा है, वो डिपेंड करता है कोऑर्डिनेट सिस्टम पर, स्पेस कोऑर्डिनेट पर और टाइम पर। कहने का अर्थ ये हुआ है कि मैंने बोला कि न्यूक्लियस के चारों ओर बहुत सारे एनर्जी स्टेट्स होंगे। न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होंगे, बहुत सारे एनर्जी स्टेट्स होंगे और उन एनर्जी स्टेट्स के करस्पॉन्डिंग क्या होंगे, वेव फंक्शंस होंगे। क्या होंगे, उनके करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शंस होंगे। अब आपको बताना चाहेंगे कि जो वेव फंक्शन है वो टाइम के साथ और कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ बदल जाएगा। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि चूंकि इलेक्ट्रॉन तो फिक्स है नहीं, इलेक्ट्रॉन की लोकेशन कहीं फिक्स तो है नहीं, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। भाई मॉडर्न जो व्यू है, जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है, उस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में कहा गया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर क्या है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी पर काम करता है। यानी इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर कहाँ मिलेगा, ये एग्जैक्ट लोकेशन नहीं, हम केवल एक संभावना व्यक्त करते हैं कि इलेक्ट्रॉन वहाँ हो सकता है। कहानी समझ में आ रही ना। तो कहने का अर्थ है कि अभी इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे है, क्लियर, अगर इस एनर्जी स्टेट्स में मान लो ये एनर्जी स्टेट्स है E1, तो इसके करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन क्या होगा, psi1। अब जैसे मान लो कि इस इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटा और ये मान लो दूसरे एनर्जी स्टेट से पहुँच गया, तो दूसरे एनर्जी स्टेट में पहुँचेगा तब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इलेक्ट्रॉन की जो डायमेंशंस है, इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशंस है, उसकी लोकेशन है, उसके कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज हो जाएंगे। और कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज हो गए तो आपका वेव फंक्शन भी चेंज हो जाएगा। अब वेव फंक्शन हो जाएगा psi2। तो अब psi2 हो जाएगा तो इस यहाँ पर जो एनर्जी स्टेट होगी वो क्या हो जाएगी, E2 हो जाएगी। मान लो कि अब इलेक्ट्रॉन की लोकेशन चेंज हो गई, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं पहुँच गया होगा, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अब फिर उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज हो जाएगा, XYZ फिर चेंज हो जाएंगे। क्लियर, यानी टाइम के साथ उसकी लोकेशन, उसकी पोजीशन, वेलोसिटी तो नहीं कह सकते, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है उसकी, सॉरी पोजीशन क्या हो रही, चेंज हो रही। सपोज दैट अब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गया, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगी, अब उसकी अलाउड एनर्जी स्टेट E3 हो गई। या मान लो कि अब यहाँ पर पहुँच गया तो उसका वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, psi3। तो ध्यान रखिएगा, वो कह रहा है कि वेव फंक्शन क्या है, विच इज डिपेंडेंट ऑन द स्पेस कोऑर्डिनेट एंड टाइम। यानी कहने का अर्थ है कि अगर इलेक्ट्रॉन अपनी लोकेशन चेंज करेगा तो वेव फंक्शन की वैल्यू चेंज होगी, या कहेंगे हमारे अलाउड एनर्जी स्टेट भी चेंज होंगे। क्लियर, अब देखिए यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ कि E1 के करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन psi1 हो जाएगा। मैंने पहले भी बताया कि न्यूक्लियस के चारों बहुत सारे एनर्जी स्टेट्स हैं और हर एनर्जी स्टेट के करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन होता है। क्लियर, ये मैंने यहाँ पे दिखाया, केवल नॉलेज पर्पज से लेक्चर आप लोगों के लिए बनाया, बस इसको केवल एक बार सम रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अब अगला जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा इंपॉर्टेंट है, करा दीज क्वांटाइज एनर्जी लेवल्स। मैंने भाई क्वांटाइज वर्ड क्यों लगा है, क्वांटाइज का वर्ड इसलिए शब्द लगा है क्योंकि एनर्जी लेवल्स जो है न्यूक्लियस के चारों ओर जो एनर्जी लेवल्स हैं, यानी इलेक्ट्रॉन किन किन एनर्जी लेवल्स में रह सकता, उन एनर्जी लेवल्स की जो वैल्यू है वो एक स्पेसिफिक है। मान लो 1 है या 2 है या 4 है या 6 है, इस टाइप से। तो वो जो एनर्जी है उनकी एक वैल्यू फिक्स है, वो क्वांटाइज्ड है, वो कोई फ्रैक्शन में नहीं है, ना कोई वो दशमलव में, वो फिक्स है। और उन फिक्स एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन जा सकता है, रह सकता है। क्लियर, तो कह रहा है दीज क्वांटाइज एनर्जी लेवल्स एंड करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शंस आर करेक्टराइज्ड बाय 3 क्वांटम नंबर। अब हुआ क्या कि ये जो क्वांटाइज एनर्जी लेवल्स हैं, ये क्या है, क्वांटाइज एनर्जी लेवल्स जो मैंने अभी बताया, और इन क्वांटाइज एनर्जी लेवल के करस्पॉन्डिंग क्या होते हैं, वेव फंक्शन होते हैं। मैंने पहले भी बताया कि E1 के करस्पॉन्डिंग psi1, E2 के करस्पॉन्डिंग psi2। ये दोनों जो फंक्शंस हैं, क्वांटाइज एनर्जी लेवल्स और करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन, ये क्या करते हैं, ये मिलकर
करैक्टराइज करते हैं 3 क्वांटम नंबर्स। ध्यान रखिएगा, आप लोगों ने क्वांटम नंबर्स को पढ़ रखा है, तो ये क्वांटाइज एनर्जी लेवल और करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन क्या करते हैं, करैक्टराइज करते हैं 3 क्वांटम नंबर्स को। और वो 3 क्वांटम नंबर्स आप जानते हैं, वैसे 4 होती हैं, जो चौथी क्वांटम नंबर्स है वो आपके एक्सपेरिमेंट से मिली थी, ठीक है। तो ये जो पहली है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी जो है वो है एजुमुथल क्वांटम नंबर, इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरी क्वांटम नंबर है जिसको कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ रहा ना। तो ओवरऑल जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व किया गया, 2 टर्म मिले ई और साई। ई और साई ने मिलकर क्या किया, 3 क्वांटम नंबर को करैक्टराइज किया। क्लियर, इनके द्वारा 3 क्वांटम नंबर करैक्टराइज किए गए, निकाले गए। क्लियर, तो वो 3 क्वांटम नंबर आप देख रहे हैं, प्रिंसिपल, एजुमुथल और मैग्नेटिक। अब आपको हम बताना चाहेंगे, देखिए कहीं पर अगर ऐसा लिखा है साई एन एल एम, तो समझ जाइए कि यहां पर एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ओके, एल क्या है, एजुमुथल क्वांटम नंबर, और एम क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। समझ में आ रहा ना। इसका एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, जैसे मैंने लिखा साई 410, तो साई 410 का अगर कोई पूछे सामने वाला कि इसका क्या मीनिंग होता है, तो आप तुरंत बता दीजिए कि जो 4 है वो एन है, जो 1 है वो एल है, और जो 0 है वो क्या है, एम। ओके, इनकी हम आगे बहुत डिटेल में बात करेंगे कि अगर 410 होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको क्या लिखेंगे, वो हम आगे डिटेल में बात करेंगे जब हम आपको क्वांटम नंबर, क्योंकि क्वांटम नंबर के ऊपर हम एक अलग से वीडियो लेक्चर बनाएंगे, क्योंकि आपके जो भी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स होते हैं उनमें क्वांटम नंबर्स क्या हैं और ये कितने टाइप की होती है, पूरा फुल डिटेल पूछा जाता है, जो हम एक अलग से वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। क्लियर। तो ओवरऑल हमने यहाँ पर ये समझा कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व किया गया, उसमें 2 चीज़ें मिली, एक आपको मिला क्वांटाइज एनर्जी लेवल्स और एक मिला उसके उसी एनर्जी लेवल का करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन। क्लियर। और ये जो दोनों टर्म थे, इन्होंने क्या किया, 3 क्वांटम नंबर को करैक्टराइज्ड किया, या कह सकते हैं कि ये तीनों क्वांटम नंबर क्या करते हैं, वेव फंक्शन को करैक्टराइज्ड करते हैं। ये भी कह सकते हैं कि ये तीनों क्वांटम नंबर क्या करते हैं, वेव फंक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, वेव फंक्शन को बताते हैं, ऐसे भी इसको कहा जा सकता है। अब यहाँ पर इसका लास्ट टर्म देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे लिखा है, व्हेन श्रोडिंगर इक्वेशन इज सॉल्व फॉर द हाइड्रोजन, द सॉल्यूशन गिव्स possible energy levels, the electron can occupy and corresponding wave function psi of the electron associated with each level। इसको जरा समझने का प्रयास करिएगा। when श्रोडिंगर इक्वेशन इज सॉल्व फॉर द हाइड्रोजन सॉल्यूशन, देखिए हाइड्रोजन में क्या है, वो आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन में। तो कह रहा व्हेन श्रोडिंगर इक्वेशन इज सॉल्व, जब श्रोडिंगर इक्वेशन को हाइड्रोजन के लिए सॉल्व किया गया तो सोल्यूशन जो मिले, तो सोल्यूशन गिव्स द पॉसिबल एनर्जी। बात वहीं पर आ रही है कि उसको सॉल्व करने पर आपको पॉसिबल एनर्जी लेवल मिले, जिनको आप लोग अलाउड एनर्जी लेवल या क्वांटाइज एनर्जी लेवल कहते थे। और क्या ये लेवल क्या थे, पॉसिबल एनर्जी लेवल्स, इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई, जिनमें इलेक्ट्रॉन ठहर सकता था, रुक सकता था, और द करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एसोसिएट विद ईच लेवल। मैंने पहले भी बताया, दोबारा फिर मैं बता रहा हूं, सब लोग ध्यान दीजिएगा कि न्यूक्लियस के चारों ओर बहुत सारे एनर्जी लेवल होंगे और उन एनर्जी लेवल के करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन होंगे। बार बार मैं बोल रहा हूं कि E1 एनर्जी लेवल है तो उसके करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन क्या होगा, psi1। अगर दूसरा एनर्जी लेवल E2 है तो इसका होगा psi2, तीसरा है E3 तो क्या होगा psi3। तो ऐसे ही श्रोडिंगर को जब हाइड्रोजन के लिए सॉल्व किया गया तो क्या किया, आपको पॉसिबल एनर्जी लेवल्स मिले और उन पॉसिबल एनर्जी लेवल के करस्पॉन्डिंग आपको क्या मिला, वेव फंक्शन। समझ में आ रहा ना। अब दूसरी बात यहां पे देखिएगा, केवल नॉलेज के लिए इसको पढ़ना, क्लियर, कहीं पेपर एग्जाम में लिखने को नहीं आएगा। अच्छा लगे इसको लिख लेना, ओके, और वरना इसको ऐसे ही आप इसको रफली जो है इसको एक बार रीड जरूर कर लेना। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एन एनी एनर्जी स्टेट्स, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन, जब कोई इलेक्ट्रॉन इज एनी एनर्जी स्टेट, किसी भी एनर्जी स्टेट में है, द वेव फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू दैट एनर्जी स्टेट्स contain all information about the electron. The wave function is a mathematical function whose value depends upon the coordinates, बात अभी की थी,
ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द एटम एंड डज नॉट कैरी एनी फिजिकल मीनिंग। दोबारा फिर मैं इसको पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। करा व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एनी एनर्जी स्टेट, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी स्टेट में है, द वेव फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू दैट एनर्जी स्टेट्स, तो उस एनर्जी स्टेट के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, वेव फंक्शन होगा। वेव फंक्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन की जन्म कुंडली होती है। इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन कौन देता है, इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी वेव फंक्शन से। तो क्या कह रहा है कि इन वेव फंक्शन के करस्पॉन्डिंग क्या है, एनर्जी स्टेट्स, ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं, सभी इंफॉर्मेशन रखते हैं। द वेव फंक्शन इज ए मैथमेटिकल फंक्शन, वेव फंक्शन क्या है, एक मैथमेटिकल फंक्शन है। हुज वैल्यू डिपेंड्स, जिसकी वैल्यू निर्भर करती है अपॉन द कोऑर्डिनेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन के कोऑर्डिनेट पर डिपेंड करती, ऑन द एटम एंड डज नॉट कैरी एनी फिजिकल मीनिंग, इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होता, कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता जिसको हम रियलाइज कर सकें। कहानी समझ में आ रही ना, ये केवल एक ओनली मैथमेटिकल टर्म है, जैसे आपका डिफरेंशियल है, इंटीग्रेशन, इस टाइप से ये आपके बहुत सारे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, बहुत सारे ऐसे मैथमेटिकल टर्म आपने पढ़े होंगे। तो केवल एक मैथमेटिकल टर्म, एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, इसके सिवा कुछ नहीं है। क्लियर, एक मैथमेटिकल फंक्शन है जिसकी वैल्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मैंने पहले ही बताया कि इलेक्ट्रॉन की अगर लोकेशन चेंज होगी, क्लियर, तो क्या होगा, अभी मैंने बताया, अभी पीछे मैं पढ़ा रहा था कि इलेक्ट्रॉन की अगर लोकेशन चेंज होगी तो उसके क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे, हम कहेंगे उसका वेव फंक्शन चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। नीचे मैंने लिखा है कि सच वेव फंक्शन, ऐसे वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, यानी ऐसे वेव फंक्शन जो किसके लिए हो, ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के, या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, यानी ऐसा कोई स्पीसीज जिसमें क्या हो, एक इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो कह रहा सच वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन, क्लियर, या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज विद वन इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी ऐसे वेव फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल। कहानी समझ में आ रही ना। फिर नीचे लिखा हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, मैं बार बार कह रहा कि साई केवल एक मैथमेटिकल फंक्शन है, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। ओके, अब बात करते हैं एक बार ये तो हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको जनरल आइडिया दिया। ओके, अब एक बार इसको दोबारा से समराइज कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि ओवरऑल है क्या। देखिए, जो दिमाग में आपको की बना के रखना, वो दिमाग में आपको की ये बना के रखना है, पहली चीज कि श्रोडिंगर जो वेव इक्वेशन है, इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हमने क्या किया, सॉल्व किया। इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को क्या किया, सॉल्व किया। इस सॉल्व करने से क्या हुआ, दो चीजें मिली, एक आपका मिला फंक्शन ई, या एक टर्म मिला ई, और दूसरा टर्म क्या मिला, साई। एक टर्म मिला ई और दूसरा टर्म क्या मिला, साई। ई क्या है, ई है वो अलाउड पॉसिबल एनर्जी स्टेट्स, क्लियर, या क्वांटाइज एनर्जी स्टेट्स जहां इलेक्ट्रॉन ठहर सकता है, और इस चीज को हमने बोल दिया एटॉमिक ऑर्बिटल्स। साई क्या है, साई है वेव फंक्शंस जो इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है। एक बात हो गई। दूसरी बात, न्यूक्लियस के चारों ओर बहुत सारे एनर्जी स्टेट्स होंगे, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात मैं बोल रहा हूं, न्यूक्लियस के चारों ओर बहुत सारे एनर्जी स्टेट्स होंगे। सपोज दैट वो इलेक्ट्रॉन कहीं यहां पे है, तो ऐसी कंडीशन में उसका एनर्जी स्टेट E1 होगा। इस एनर्जी स्टेट E1 के करस्पॉन्डिंग उसका वेव फंक्शन क्या होगा, साई1। सपोज दैट कुछ टाइम के बाद, क्योंकि पोजिशन हाइजन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन तो लगातार रिवॉल्व कर रहा, वो तो लगातार अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा। सपोज दैट अब वो इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया, तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की डायमेंशंस चेंज हो गई। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में वहां का क्या होगा, अब वेव फंक्शन चेंज हो जाएगा, साई2 हो गया। तो ऐसी कंडीशन में अब वहां एनर्जी स्टेट क्या है, E2 हो गई। तीसरा, कहीं ये लोकेशन है तो यहां पर क्या है, एनर्जी स्टेट E3। ऐसी कंडीशन में उसका वेव फंक्शन क्या होगा, साई3। तो कहने का अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन की लोकेशन चेंज होने से उसका वेव फंक्शन चेंज होता है। वेव फंक्शन फिक्स नहीं है। एनर्जी लेवल, क्योंकि हमने बताया कि बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हैं न्यूक्लियस के चारों, और उन्हीं के करस्पॉन्डिंग क्या हैं, आपके वेव फंक्शंस होते हैं। ओके, तो ओवरऑल हमने ये जाना कि श्रोडिंगर को सॉल्व करने पर हमको ई और साई मिलते हैं, और ई और साई ये क्या करते हैं, तीन क्वांटम नंबर को करेक्टराइज करते हैं। देखिए, मोटे तौर पे दिमाग में ही बैठा लेना है कि श्रोडिंगर को सॉल्व करने पर तीन क्वांटम नंबर्स करेक्टराइज होते हैं, तीन क्वांटम नंबर्स मिलते हैं, या कह सकते हैं कि क्वांटम नंबर्स मिलते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजूमुथल क्वांटम नंबर, और लास्ट में आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। ओके,
तो इस लेक्चर में हमने जाना कि श्रोडिंगर वेव, तो थोड़ा बहुत हमने आपको पूरी कोशिश की समझाने की कि श्रोडिंगर को सॉल्व करने पर जो नए टर्म, क्योंकि बच्चे हम लोग लोअर क्लासेस में 11th में हमको एटॉमिक ऑर्बिटल्स पढ़ा दिया जाता है। एटॉमिक ऑर्बिटल की वह न्यूक्लियस के चारों वह 6 जहाँ इलेक्ट्रॉन के पास जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, ऐसे एरिया ऐसे रीजन को एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहते हैं। क्लियर। लेकिन हमने इस लेक्चर में, देखिए ये लेक्चर केवल नॉलेज पर्पज से था, इसमें केवल मैंने आपको ये सिखाया कि किस टाइप से श्रोडिंगर के जो सॉल्यूशंस बनते हैं, वेव फंक्शन टर्म आता है, उसी में अलाउड एनर्जी स्टेट्स होते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको समझाने का प्रयास किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ठीक है।